प्लीज़ वेलकम, आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ये तीसरा वीडियो है इस चैनल पर, और जैसे कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि इन वीडियोस के ज़रिए मैं आपको फाउंडेशन लेवल पर इतिहास की समझ आपके दिमाग पर बैठाना चाहता हूँ। हम इन वीडियोस के ज़रिए इतिहास को समझेंगे कि कैसे इतिहास की विभिन्न घटनाएं घटित हुई, और न केवल समझेंगे बल्कि इतिहास को हमारे वर्तमान से जोड़कर देखने का प्रयास करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता कैसे इसका विकास हुआ, इसका समय काल क्या है और किसने इसके बारे में क्या कहा, इसके शुरुआती चरण के बारे में इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो आइए बिना वक्त गवाए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और बने रहिए अंत तक। दोस्तों, कालक्रम की बात करें तो इस सभ्यता का कालक्रम सर्वप्रथम जॉन मार्शल ने बताया। पहले ये समझ लीजिए कि जॉन मार्शल कौन है। 1921 से 1922-23 के दौरान जब सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों को खोजा गया, जैसे कि हड़प्पा हुआ या फिर मोहनजोदड़ो हुआ, तो उस समय जो भारतीय पुरातत्व विभाग था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसके प्रमुख, उसके महानिदेशक जो थे वो जॉन मार्शल थे। यही कारण है कि इनको क्रेडिट जाता है कि इन्होंने जो नामकरण किया वो नामकरण इन्होंने किया, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है भाई साहब कि जो प्रमुख होगा उसका थोड़ा ना थोड़ा प्रभाव तो उसका आएगा ही। अगर उसका प्रभाव नहीं आएगा तो कैसे हम कहेंगे कि वो प्रमुख था। यही कारण है कि कई बार आप देखते हैं कि आक्रमण करता है सेनापति या कोई सामंत, लेकिन क्रेडिट ले जाता है राजा। दोस्तों, इतिहास में ऐसा हमेशा होता रहा है। दोस्तों, 1861 में सबसे पहले भारतीय पुरातत्व विभाग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई और कलकत्ता में इसका मुख्यालय बनाया गया, और साथ ही कनिंघम को इसका पहला प्रमुख बनाया गया। यही कारण है कि कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। इससे पहले के वीडियो में हमने ये देखा था कि कैसे रॉबर्ट ब्रूसफुट ने जो पाषाण काल का पहला उपकरण खोजा था, जिसके कारण उन्हें पाषाण काल का जनक कहा जाता है या फिर भारतीय पाषाण काल का पिता कहा जाता है, यही खोज के कारण। तो इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ों को फैक्चुअली पढ़ सकते हैं, जो कि आपको आगे भी देखने को मिलेंगी। तो जॉन मार्शल ने टाइम पीरियड बताया है 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि अभी तो 2024 चल रहा है और ये 3250 और 2750 की बात कैसे कर रहे हैं। तो दोस्तों, स्वाभाविक सी बात है कि जो हमारा सन है ये 0 से शुरू हुआ, लेकिन 0 से पहले ये माइनस में चल रहा था। यानी कि माइनस का मतलब है कि जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता गया, मनुष्य, हमें पता लगा कि आज से 10,000 साल पहले मनुष्य का विकास प्रारंभ हुआ, फिर 4,000 साल पहले उन्होंने सभ्यता का विकास किया, फिर कैसे कैसे उन्होंने विकास किया, फिर धीरे धीरे हम माइनस में आते गए, और फिर जैसे ही मानव इतिहास का एक सही क्रम शुरू हो गया, वैसे ही हम एक से वर्तमान सन तक आ गए। तो इसे आसानी से समझने के लिए इतिहास में ये थ्योरी है कि जो ईसा मसीह हैं उनके जन्म से पहले की तिथियों को ईसा पूर्व कहा जाता है, और उनके जन्म के बाद की तिथियों को ईसवी कहा जाता है। तो जो 3250 ईसा पूर्व यानी कि 2024 में आपको 3250 ईसा पूर्व जोड़ना पड़ेगा, तब आपको ये पता लगेगा कि ये कितने साल पुरानी बात है। झा व श्रीमाली, जो कि इतिहासकार रहे हैं बहुत प्रसिद्ध, इनके अनुसार 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल था। कार्बन 14 पद्धति डीपी अग्रवाल, रोमिला थापर के अनुसार 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व समय काल माना गया है। और जो कार्बन डेटिंग है, कार्बन 14 पद्धति है, ये एक बहुत ही ज़्यादा
क्रांतिकारी पद्धति रही, जिसके कारण इसके जो जनक थे जिन्होंने कार्बन 14 को खोजा था, विलोड फ्रैंक लीबी, इन्हें नोबेल पुरस्कार तक मिल गया था इस खोज के लिए, क्योंकि इस खोज से ये पता लगाया जा सकता था कि किसी चीज़ की या फिर जो उसके कार्बन रहते हैं जैसे कि हड्डियों या फिर किसी पत्थर में, तो उस कार्बन के ज़रिए पता लगाया जा सकता है कि वह वस्तु कितनी पुरानी है। यही कारण है कि यह जो समय काल है ये सबसे ज़्यादा मान्य है, और एनसीईआरटी का जो समय है वो भी इसी के इर्द गिर्द नज़र आता है, 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। तो आप इन दो तिथियों को ध्यान में रख लें, जो भी विकल्प में आपको लगाना है, 2300 से 1750 ईसा पूर्व या फिर 2500 से 1800 ईसा पूर्व। कार्बन 14 के बारे में हमने समझ लिया। कार्बन 14 इस तरह की पद्धति है जहाँ पर किसी भी वस्तु के जो पत्थर हैं या फिर कंकाल है या फिर पेड़ है, इनके कार्बन के जरिए पता लगाया जाता है कि वो वस्तु कितनी पुरानी है। सिंधु सभ्यता के नामकरण पर बात करें तो जॉन मार्शल, जो कि महानिदेशक थे इस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, तो उन्होंने जब इस बारे में पता लगाया तो उन्हें ये पता लगा कि दोनों स्थल जो शुरुआती स्थल खोजे गए वो सिंधु घाटी सभ्यता के सिंधु नदी के किनारे थे। यही कारण है कि इस सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। इसके बाद में पहला स्थल हड़प्पा खोजा गया था, और इसे प्रवेश द्वार या फिर अलग अलग नाम से इसे जाना जाता है। तो जो हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा स्थल पहला खोजा गया था इस सभ्यता का, जिसके कारण पहला स्थल होने के कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु व सरस्वती यहाँ की दो प्रमुख नदियाँ थी। सरस्वती जो कि विलुप्त हो चुकी है, लेकिन ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख हमें देखने को मिलता है। वहीं पर इस समय पर सरस्वती अस्तित्व में थी और ये दो प्रमुख नदियाँ थी। यही कारण है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता इस क्षेत्र को भी कहा जाता है, इस सभ्यता को कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे हम देखते हैं कि गंगा यमुना का दोआब, तो दो प्रमुख नदियों के कारण इस क्षेत्र को गंगा यमुना का दोआब कहा जाता है। अगर कभी यमुना विलुप्त भी हो जाती है या फिर खत्म हो जाती है, तो भी ये क्षेत्र संभवतया यमुना और गंगा के दोआब के नाम से ही जाना जाएगा। सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे बड़ी व सबसे समृद्ध सभ्यता थी, और इस सभ्यता का जो क्षेत्रफल था वह लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। 13 लाख वर्ग किलोमीटर। ये क्षेत्रफल किस आधार पर लगाया गया है, तो ये इसके क्षेत्र जो कि इसके उत्खनन के दौरान खोजे गए हैं उनके आधार पर इसका ये क्षेत्रफल अनुमान किया गया है। अगर क्षेत्र बढ़ते हैं तो इसका क्षेत्रफल भी बढ़ना स्वाभाविक है। दोस्तों, इस सभ्यता का विस्तार भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में था, क्योंकि यह सभ्यता भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ज़्यादा थी और उत्तर भारत में ज़्यादा थी, जिसके कारण इसका विस्तार हमें बंगाल साइड में नहीं दिखता, यानी कि या तो हमें भारत के पूर्वी क्षेत्रों में भी इसका विकास नहीं दिखता, हमें दक्षिण भारत में भी इसका विकास नहीं दिखता, और बांग्लादेश में भी इसका विस्तार हमें नहीं दिखता। यहाँ तक कि तिब्बत और जो नेपाल है उस क्षेत्र में भी हमें इसका विकास नहीं दिखता है। यह सभ्यता भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैली हुई थी। सिंधु सभ्यता की खोज के क्रम को समझते हैं और ये समझते हैं कि कैसे सिंधु सभ्यता की खोज का सिलसिला शुरू होता है 1826 से। 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा की जानकारी चार्ल्स मेसन ने दी थी। 1853 और 1856 में 2 बार कनिंघम हड़प्पा के टीले का सर्वे करने पहुंचे थे। 1856 में रेलवे लाइन बिछाने के दौरान कराची से लाहौर जो रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, जॉन ब्रेंटन व विलियम ब्रेंटन ने हड़प्पा की ईंटों का उपयोग किया, क्योंकि ये नहीं जानते थे कि वो किस सभ्यता से परिचित हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उतनी पुष्टि खोज हुई नहीं थी, कोई जानता नहीं था, जिसके कारण इन्हें यह एहसास नहीं था कि कितनी पुरानी सभ्यता है। वर्ष 1861 में कनिंघम के नेतृत्व में भारतीय पुरातत्व विभाग यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया
एएसआई की स्थापना कलकत्ता में की गई। वर्ष 1921 में एएसआई के तात्कालिक महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल हड़प्पा को खोज निकाला। 1922 में राखालदास बनर्जी ने दूसरे शहर मोहनजोदड़ो को भी खोज लिया और ये एक ऐतिहासिक समय था क्योंकि मोहनजोदड़ो इस सभ्यता का सबसे समृद्ध और सबसे विकसित शहर था और इन शहरों से ये पता लगा कि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति इस समय पर नगरीय थी और इस समय की कोई भी सभ्यता, चाहे वो मेसोपोटामिया की हो या फिर मिस्र की सभ्यता हो, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के साथ ही पनप रही थी और विकसित हुई थी, वो इतनी समृद्ध नहीं थी, वो इतनी नगरीय नहीं थी जितनी कि सिंधु घाटी सभ्यता थी। और यह सभ्यता का खोजा जाना उन लोगों के मुंह पे एक तमाचा था जो भारतीयों को पिछड़ा और दीनहीन मानते थे, जो ये मानते थे कि भारतीय कभी सफल नहीं हो सकते, भारत के पास कुछ भी नहीं है और ये बहुत गरीब लोगों का देश है। यहाँ पर यह साबित हो गया कि हमारी संस्कृति एक गौरव से भरी थी और हमारे पास ये एक कॉन्फिडेंस था कि हमारे पास क्या था और हमें क्या पाना है। दोस्तों, यह सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी जिसे गॉर्डन चाइल्ड ने नगरीय क्रांति कहा है और इस नगरीय क्रांति की शुरुआती जो प्रमाण है वो इन्हीं शहरों से मिलते हैं। सिंधु घाटी के ज़्यादातर स्थल गुजरात क्षेत्र में मिलते हैं। सिंधु घाटी के ज़्यादातर स्थल गुजरात क्षेत्र में मिलते हैं, जो कि हम समझ चुके हैं। अब हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के सीमावर्ती स्थल। सीमावर्ती स्थल यानी कि जो बॉर्डर स्टेट है चारों दिशाओं के, तो उत्तर में जो सबसे इसका ऊपरी क्षेत्र है वो है मांडा और ये जम्मू कश्मीर में है और चिनाब नदी के किनारे मांडा स्थित है और इसे खोजा किसने, तो जेपी जोशी ने इसे खोजा। उत्तर से सीधे आते हैं दक्षिण में देखें तो दायमाबाद कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। दायमाबाद प्रवरा नदी के किनारे है और प्रवरा नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है और इसे खोजा किसने, तो भोपाल टिकर ने दायमाबाद की खोज की। इन खोजों को याद रखिएगा क्योंकि अक्सर बड़े बड़े एग्जाम्स में या फिर नॉर्मल एग्जाम्स में भी ये पूछे जाते हैं कि बताइए, या तो सही जोड़ी में आपको दे देगा कि कौन सा किस दिशा का है, या फिर आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है। तो इस तरह से प्रश्न बनते हैं, तो इन्हें आपको हल्के में नहीं लेना है। आप इन्हें मैप में बनाकर या फिर जो इंडिया का मैप है वहाँ पर पॉइंट करके कि कौन सी लोकेशन कहाँ है, इस तरह से पॉइंट करके भी आसानी से समझ सकते हैं और आपको बहुत अच्छे से इस तरह याद हो जाएगा। क्योंकि जब आप चीज़ों को वर्तमान से रिलेट करके देखेंगे, लिंक करेंगे, जब आप मैप का इस्तेमाल करेंगे तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से इतिहास को समझ पाएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं पूरब दिशा की। तो पूरब दिशा में जो सबसे पूर्वी क्षेत्र है वो है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, यानी कि बिहार तक भी इसकी सीमा नहीं जाती है, ये उत्तर प्रदेश तक ही सीमित हो जाती है सिंधु घाटी सभ्यता। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में इसका सबसे पूर्वी हिस्सा है जो कि हिंडन नदी के किनारे है और इसे खोजा था यगदत्त शर्मा ने। अब पूर्व से सीधे पश्चिम की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं इसका सबसे पश्चिमी स्थल कहाँ मिलता है। तो सुतकांडो, जो कि एक प्रसिद्ध बंदरगाह था और दास्क नदी के किनारे यह स्थल है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में हमें सुतकांडो देखने को मिलता है। और इसे खोजा किसने था, तो R.L. स्टाइन ने इसकी खोज की थी। अब आप अपने हिसाब से किसी भी तरह से शॉर्टकट ट्रिक बनाइए या फिर कुछ भी बनाइए, लेकिन इस मैप को, इन चारों स्थलों को, इनकी जानकारियों को अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि कई बार चीज़ें हमें समझ में तो आ जाती है लेकिन वो दिमाग में बैठती नहीं है। दिमाग में बैठाने के लिए हमें उन्हें बार बार उनका अभ्यास करना पड़ता है, तो वो हमारे दिमाग में बैठ जाती है और जो चीज़ दिमाग में बैठ जाती है उस चीज़ को समझना आसान हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले चीज़ों को समझिए और फिर उसे दिमाग में बैठाइए ताकि आप उस समझी हुई चीज़ को हमेशा हमेशा के लिए अपने दिमाग में रख सकें।
भारत में आज़ादी के बाद रह गए सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्रों की बात करें तो कोटल निहंग खां जो कि पंजाब में है और रंगपुर जो कि गुजरात में है। इसके बाद में देखिए दोस्तों, सिंधु सभ्यता के स्थल की सर्वाधिक जो सघनता हमें देखने को मिलती है वो गंगा नदी क्षेत्र में देखने को मिलती है। यानी कि भले ही यह जो क्षेत्र है यह विकसित हुआ सिंधु घाटी सभ्यता के किनारे, लेकिन इसकी जो सघनता हमें देखने को मिलती है वो गंगा नदी के किनारे मिलती है। गंगा नदी को पाकिस्तान में हकरा या हकला नदी कहते हैं, तो इस बात को भी ध्यान में रखिए, क्योंकि कई बार आपको कंफ्यूजन किया जा सकता है। अगर एग्जामिनर बहुत ज़्यादा टफ पेपर बनाने के मूड में है तो वो पूछ लेगा कि बताइए हकरा नदी के किनारे कौन सा स्थल है, तो आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे। इसीलिए ये ध्यान में रखिए कि हकरा या हकला नदी यानी कि गंगा नदी। लेखन कला की बात करें, इनकी लिपि की बात करें तो इनकी लिपि भाव चित्रात्मक रही, यानी कि चित्रों के माध्यम से भावों को ये प्रदर्शित करते थे। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो भीमबेटका की शैलचित्र हमें देखने को मिलते हैं, तो शैलचित्र एक प्रकार से उनकी भाषा रही होगी, जहाँ पर वो अपनी चीज़ों को बताना चाहते थे एक दूसरे को, आने वाली पीढ़ियों को। हालांकि उनकी जो ये अभिव्यक्ति थी ये भाषा का रूप नहीं ले पाई, जिसके कारण हम इस बात को नहीं जानते कि वो क्या कहना चाहते थे। हालांकि इस लिपि को पढ़ने का प्रयास कुछ लोगों ने किया है, जैसे कि वेडन, आई.डी. महादेवन, फादर हैरास आदि लोगों ने किया है, लेकिन आज तक इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि इसके समकालीन जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी जो कि इराक और ईरान में हमें देखने को मिलती है, वहीं जो मिस्र की सभ्यता थी जो कि हमें इजिप्ट या फिर मिस्र में देखने को मिलती है, यह सभ्यता नगरीय नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता के ज़्यादातर स्थल या भवन पक्की ईंटों से बने हुए थे, जबकि इन क्षेत्रों में हमें कच्ची ईंटों का प्रमाण ज़्यादा मिलता है। वहीं सिंधु घाटी सभ्यता, अब देखते हैं कि जो कितने भी बड़े शहर आप देख लीजिए, चाहे आप न्यूयॉर्क या फिर दुनिया के किसी भी बड़े शहर में देख लीजिए, मुंबई की बात कर लीजिए, दिल्ली की बात कर लीजिए, बड़े बड़े शहरों में भी एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर झोपड़पट्टी ज़रूर होती है, जहाँ पर निम्न आय वाले लोग गुजर बसर करते हैं, जो कि बड़े शहरों में अपने आप को बड़ा बनाने के लिए, बड़े सपने देखने के लिए आए थे, मजदूरी करने के लिए आए थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर नहीं हो पाती। ठीक उसी तरह सिंधु घाटी सभ्यता जो कि एक समृद्ध सभ्यता थी, इसकी समृद्धता के किसी एक कोने में कुछ गरीब लोग भी थे, और ये गरीब लोग कालीबंगा और रंगपुर में रहा करते थे। यही कारण है कि कालीबंगा राजस्थान और रंगपुर गुजरात में कच्ची ईंटों से बने मकान भवन हमें देखने को मिलते हैं, और इन कच्ची ईंटों से बनी बस्तियों के कारण ही इन दो शहरों को दीनहीन की बस्तियां भी कहा जाता है, यानी कि गरीबों की बस्तियां इन नगरों को कहा जाता है। भवनों के दरवाजे पीछे की ओर गली में खुलते थे, क्योंकि लेकिन लोथल जो कि गुजरात में है, यहाँ पर हमें एक दो मंजिला भवन का दरवाजा मुख्य मार्ग पर खुलते हुए दिखाई देता है, जो संभवतः किसी प्रभावशाली व्यक्ति का घर रहा होगा। यानी कि यहाँ पर ज़्यादातर आमतौर पर जो घर होते हैं उनका जो मुख्य द्वार रहता है वो पीछे की ओर रहता है, और जो पीछे का भाग रहता है वो गलियों में खुलता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो मुख्य मार्ग पर वाहन आते जाते रहते हैं, उस समय पर बैलगाड़ी, तांगा वगैरह आते जाते रहते थे, और बच्चे जो कि खेलते रहते थे तो उन्हें किसी प्रकार का नुकसान ना हो। यही कारण था कि जो भवन थे उनके दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे, ना कि सामने की ओर। दोस्तों यहाँ पर हम आगे देखें तो आगे ये नजर आएगा कि सड़कें एक दूसरे को समकोण काटती थी। समकोण काटने का मतलब है कि एक दूसरे के उल्ट जाती थी इस तरह से, और ये एक प्रकार से बीच में चौराहा बन जाता था। सड़कें एक दूसरे को समकोण काटती थी, सड़कें चौराहे पर जाकर मिलती थी। मुख्य सड़क को राजपथ कहा जाता था।
सड़कों के किनारे कचरा पात्र यानी कि डस्टबिन रखे जाते थे। नालियाँ ढकी हुई होती थी और मुख्य नालों में मिलती थी। नालियों में गलत यानी कि गड्ढे थे। नालियों में क्या थे? नालियों में गलत यानी कि गड्ढे थे। और ये जो ड्रेनेज सिस्टम इनका था ना भाई साहब, ये आज तक भी हमारा नहीं बन पाया है ऐसा। अगर ऐसा ड्रेनेज सिस्टम कहीं हो तो बरसात में सीवेज या फिर जो पानी रोड के ऊपर आ रहा है, ढक्कन खुल गए, इस तरह की समस्याएं नहीं होंगी। तो यहाँ पर देखिए, समझने की कोशिश कीजिए इनका ड्रेनेज सिस्टम कैसा था। ये एक नाली जा रही है, नाली यहाँ पर आई और यहाँ पर एक गड्ढा इन्होंने दे दिया है। और गड्ढा दे दिया है तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर पानी भरा गया। पानी के साथ में जो कचरा है, पत्थर है, वो भी यहाँ पर भरा गए हैं और पानी ऊपर के ऊपर फिर बहते जा रहा है। फिर आगे एक और गड्ढा है तो वहाँ पर भी कचरा एकत्रित हो गया है और फिर पानी ऊपर से बहता जा रहा है। तो इस तरह के गड्ढों से दो फायदे होते थे। पहला, वाटर हार्वेस्टिंग यानी कि पानी जमीन पानी सोखती थी, इससे वाटर लेवल बना रहता था। और दूसरी सबसे बड़ी सुविधा ये थी कि जो नगर निगम यानी कि इस समय की जो होते थे सफाई करने वाले, वो इन ढक्कनों को खोलकर इस कचरे को साफ कर लेते थे और फिर आसानी से पानी बिना किसी समस्या के, जो गंदा पानी था वो बहता था और किसी भी प्रकार की यहाँ पर रुकाव की या फिर जाम होने की समस्या नहीं आती थी। नालियाँ मुख्यतः पक्की ईंटों की बनी होती थी, लेकिन कालीबंगा से लकड़ी की नाली के प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। कालीबंगा से हमें किस प्रकार की नालियों के प्रमाण मिलते हैं? तो कालीबंगा से हमें लकड़ियों की नाली के प्रमाण मिलते हैं। लकड़ियों की नाली, तो कह सकते हैं कि जो कालीबंगा झील की बस्तियाँ थी, यहाँ पर पक्की ईंटों का अभाव था, जिसके कारण यहाँ पर नालियाँ कहीं कहीं हमें लकड़ी की देखने को मिलती हैं। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारा जो अगला आने वाला वीडियो होगा वो रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, जहाँ पर हम हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, रंगपुर, लोथल जैसे प्रमुख नगरों के बारे में बात करेंगे, जिनसे अक्सर प्रश्न बनते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए इतिहास, क्योंकि अतीत को जानकर ही हम वर्तमान को बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद।